हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम आपकी जो 7th क्लास की इंग्लिश की बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, इसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि आपको बताया था कि हर एक चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि हर एक चैप्टर जो भी उसके अंदर स्टोरी होगी उसकी आधी स्टोरी हम पहले पढ़ेंगे, फिर आधी स्टोरी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर जो बाकी की आधी स्टोरी होगी उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फिर जो सेकंड पार्ट है इसका उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया था कि जो मृदु है वो पाती के साथ जो है यानी अपनी दादी के साथ, उसकी दादी का जो नाम है वो हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए पाती और तापी 2 कैरेक्टर्स आए हैं, तो वहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मृदु जो है उसकी दादी माँ है तापी, ठीक है, और वो जिनके घर आई है, अपने चचेरे भाई बहनों के घर पर आई है, जिनका नाम है मीना, लाली और रवि। मीना, लाली और रवि जो है उनकी दादी का नाम क्या है? पाती है। ठीक है, तो मृदु के दादी का नाम तापी है और बाकी 3 बच्चों की दादी का नाम पाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? चलिए तो फिर फटाफट से इसको समझते हैं। तो नेक्स्ट ही अगर देखा जाए हमारा जो चैप्टर है उसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है कि अब तक हमने देखा था कि उन्होंने एक क्रीच की आवाज़ सुनी, एक बहुत ही भयानक सी आवाज़ सुनी, और अब वो उत्सुक है उस आवाज़ के बारे में जानने के लिए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो अभी उन्हें पता चलता है कि ये आवाज़ जो है वो विंडो के पास से आ रही है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या होता है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। क्रेप्ट का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो यानी मृदु खिड़की की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लाली वो सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। तो वो खिड़की से क्या देखती है कि कमरे के अंदर खिड़की से थोड़ी दूरी पर, लिटिल डिस्टेंस अवे यानी थोड़ी दूरी पर, लाली वो सिटिंग, लाली बैठी हुई है। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन। ऑकवर्डली मतलब एक बेढंगे तरीके से, एक अजीब तरीके से उसने जो है होल्डिंग मतलब पकड़ रखा है। वायलिन एंड बो स्ट्रिंग यानी कि उसको वायलिन को बजाने वाला जो गज होता है उसकी जो छड़ी है यानी कि जो गज है उसको बहुत ही अजीब तरीके से जो है पकड़ रखा है। हर एल्बोज जुटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन यानी कि उसकी जो एल्बो है, उसकी जो कोहनियाँ है वो बाहर निकली हुई है, और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, उसकी जो आंखें हैं वो थम गई है कंसंट्रेशन से। वो इतनी कंसंट्रेशन से वायलिन बजा रही है कि उसकी आंखें जो है वो थम सी गई है, भाव शून्य हो गई है। देखते हैं ना कि जब भी हम कुछ सोचने लगते हैं तो हमारी आंखें कहीं थम जाती है। ठीक है, हम देख कहीं हो रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा होता, हमारे माइंड में कोई और चीज़ चल रही होती है। ठीक है, तो उस तरीके से जो है उसकी आइज जो है वो क्या हो चुकी है? ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन यानी भाव शून्य हो चुकी है। ग्लेज्ड का मतलब थम चुकी हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हर यानी उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो यानी कि जिसकी पीठ लगभग खिड़की की तरफ है, यानी कि खिड़की की तरफ पीठ करे हुए, उसके सामने, किसके सामने? लाली के सामने। लाली वायलिन बजा रही है, लाली के सामने यानी कि सिंपल सी बात है, खिड़की है। खिड़की में से जब मृदु जो है अंदर देखती है तो अंदर उसको सामने से लाली बैठी हुई दिखाई देती है। लाली के सामने कौन बैठा है? उसका म्यूजिक मास्टर बैठा है, जिसकी पीठ खिड़की की तरफ है लेकिन फेस किसकी तरफ है? लाली की तरफ है। ये चीज आपको समझ में आ गई। With most of his back to the window was the bony figure। bony figure मतलब दुबला पतला शरीर of the music master यानी कि म्यूजिक मास्टर जो कि बहुत ही दुबला पतला था वो बैठा था। ये चीज आपको समझ में आ गई। He had mostly bald head। बाल्ड हेड मतलब गंजा, उसका सर जो है वो लगभग गंजा था। मोस्टली मतलब ज़्यादातर, अधिकतर वो गंजा ही था। विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर यानी कि उसकी जो लटें थी, उसके बालों की जो लटें थी, जो कि यानी कि आपको जो है पिक्चर आपके सामने होगी तो वहाँ से आप देख सकेंगे कि म्यूज़िक मास्टर की जो लटें हैं यानी कि जो बाल है वो लंबे हैं, थोड़े से साइड में से थोड़े लंबे हैं। ज़्यादातर उसका सर गंजा है, साइड में उसके बाल हैं और उसके बाल जो है थोड़े लंबे हैं, तो उनकी बालों की जो लटें हैं उसके कान पर आई हुई हैं। तो आप क्या कहेंगे? ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड यानी कि गंजा है। with a fringe of oiled black hair falling around his ears यानी कि तेल लगाया हुआ है, ऑयल लगाया हुआ है उसके काले काली लटों पर, जो कि कहाँ पर लटकी हुई हैं? उसके कान पर लटकी हुई हैं। एन
ओल्ड फैशन टफ्ट, यानी बालों का एक गुच्छा भी पीछे लटक रहा है जो कि ओल्ड फैशन है, यानी कि उसने चोटी भी रखी हुई है पीछे। ये चीज़ समझ में आ गई। यानी कि उसने डिस्क्राइब किया कि उसका म्यूजिक मास्टर कैसा है, दुबला पतला है, मोस्टली तो वो गंजा है, साइड में बाल हैं तो बड़े बड़े हैं इसलिए उसकी लटें कानों पर लटक रही हैं, और पीछे जो है एक बालों का गुच्छा है, यानी पीछे एक चोटी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीदरी नेक, यानी कि उसकी गर्दन की जो चमड़ी है उस पर जो गोल्ड चेन यानी सोने की चेन जो है वो चमक रही है, ग्लीम्ड यानी चमक रही है। एंड ए डायमंड रिंग, और एक जो अंगूठी है, हीरे की अंगूठी जो है डायमंड रिंग, ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, वो भी उसके हाथ पर चमक रही है। एज इट ग्लाइड्स, जैसे जैसे वो अपने हाथ को चला रहा है, फिसला रहा है। ग्लाइड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब हम क्या करते हैं कि यानी कि वायलिन की जो तार होती है या जो भी होता है उसको बजाने के लिए, तो जब वो उस वायलिन को बजाने के लिए जो है अपने हाथ आगे पीछे कर रहा है, इस तरह से हाथ आगे पीछे कर रहा है, तो उसकी अंगूठी जो है चमचमा रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि सिंपल सी बात है, on his hand as it glided up and down the stem of the violin, यानी जब वायलिन की स्टेम पर वो अप एंड डाउन ले करके जाता है, यानी कि उसको अप एंड डाउन करता है, तब उसकी अंगूठियाँ जो है वो चमक रही है, अंगूठी चमक रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ए लार्ज फुट स्टक आउट, यानी कि उसकी एक लंबी सी लात निकली हुई है। फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी, वेस्टी का मतलब होता है धोती, ठीक है। गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, गोल्ड बॉर्डर्ड यानी कि उसकी बॉर्डर जो है, इसकी धोती जो है उस पर गोल्डन कलर की बॉर्डर है, और उसके एक किनारे से उसकी लात जो है बाहर निकली हुई है, जो कि बहुत ही लंबी सी लात है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्कॉर्वी बिग टो, यानी कि वो अपनी लात को बार बार फर्श पर साथ के साथ वायलिन बजाता जा रहा है, और साथ के साथ अपने पैर को जो है ज़मीन पर बार बार मार रहा है, और उसका जो स्कर्वी एक बड़ा सारा जो अंगूठा है वो भी उसके साथ साथ हिल रहा है या ज़मीन पर वो मार रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, यानी कि वो जो है कुछ ध्वनियाँ बजाता है, कुछ स्वर बजाता है। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, स्टम्बल्ड का मतलब होता है गलती करते हुए बजाना, यानी कि गलत या सही जैसे हो बस वैसे बजाते जा रही है। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, यानी कि उसका पीछा कर रही है, चाहे वो सही बजा रही है चाहे गलत, बस म्यूजिक मास्टर जैसे जैसे बजाता जा रहा है वैसे वैसे लाली बजाने की कोशिश कर रही है उसके वायलिन को। विच लुक्स क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और जो वायलिन है ना वो उसके हाथों में जो है नाखुश सा लग रहा है और हेल्पलेस लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे उसको हेल्प चाहिए, ठीक है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अनहैप्पी है, यानी कि वो खुश नहीं है उसके हाथों में आ करके, और असहाय प्रतीत हो रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। व्हाट ए डिफरेंस, फिर वो सोचते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, जो म्यूजिक मास्टर जो धुन बजा रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे हवा में लहला रही है, यानी फ्लोट अप हो रही है, ठीक है। फ्लोट अप मतलब हवा में लहला रही है आराम से, यानी कि वो धुन जो है बहुत ही अच्छी लग रही है हमें। एंड सेटल परफेक्टली, और वो अच्छे से सेट हो रही है मेलोडी के अंदर, यानी कि जो गाना वो गा रहा है और इसके साथ साथ वो धुन बजा रहा है, तो वो जो धुन बजा रहा है वो उसके गाने के साथ परफेक्टली जो है सेटल हो रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन, ये जो म्यूजिक मास्टर बजा रहे हैं ना वो एक बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ट्रेन का जो यानी ट्रेन का जो पहिया होता है फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल, यानी कि जो उसकी पटरी है उस पर स्मूथली फिटिंग होते हुए चल रहा है। एंड विजिंग अलोंग, यानी कि सरसराहट के साथ फटाफट चले जा रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी से चला जा रहा है और बढ़िया परफेक्टली सेटल होकर के चल रहा है। एज रवि सेड, जैसा कि रवि कहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज bearing hand moving effortlessly up the volume stand making lovely music, जो मृदु है वो stared at the huge, यानी कि उसकी तरफ देखती है, ठीक है, उस व्यक्ति की तरफ यानी म्यूजिक मास्टर की तरफ देखती है। बेरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली, यानी कि बेरिंग का मतलब होता है अंगूठियाँ पहने हुए, कि उसने अपने हाथों में बहुत सारी अंगूठियाँ पहन रखी है, उसके हाथों को वो देखती है। बेरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली, यानी कि उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बस उसके हाथ अपने आप चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक जानता है तो उसके हाथ अपने आप चल रहे हैं।
effortlessly up the violin stem making lovely music, और ये बहुत ही अच्छी अच्छी ध्वनि जो है उत्पन्न कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। स्वैक देयर वॉज लाली डेयरलिंग अगेन। डेयरलिंग का मतलब होता है कि पटरी से उतर जाना। फिर रवि कहता है स्वैक ये क्या है, लाली फिर से अपनी पटरी से उतर गए, यानी वो कहना चाह रहा है कि लाली को म्यूज़िक बजाना नहीं आ रहा है, फिर वो बजा रही है, यानी कि वो टोटली अलग तरीके से बजा रही है, म्यूज़िक मास्टर के जैसे नहीं बजा रही है, तभी तो उसकी जो धुन है वो बढ़िया तरीके से नहीं आ रही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तभी देखिए क्या होता है, अम्मा एक आवाज़ आती है, अम्मा कम ए वेल फ्रॉम द गेट, यानी कि अम्मा ऐसे ज़ोर से बोलने की आवाज़ आती है, कहाँ से, दरवाजे की तरफ से। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है वेल। वेल का मतलब होता है विलाप, यानी कि विलाप में जब आपको कोई याद करता है, वो दिल से याद करता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं वेल। यानी कि गेट से एक विलाप वाली आवाज़ आती है, दुखी आवाज़ आती है, जहाँ से किसी की आवाज़ आती है अम्मा, अम्मा ओ, यानी कि कोई बार बार कह रहा है अम्मा ओ अम्मा, ठीक है, यानी कि दरवाजे से कोई आवाज़ लगा रहा है। रवि सैट दैट बैगर अवे, तभी अंदर से जो रवि की जो दादी माँ है यानी पाती है, वो रवि को क्या कहती है, रवि सैट दैट बैगर अवे, उस बैगर को, बैगर का मतलब क्या होता है, मांगने वाला, भीख मांगने वाला, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि उस भिखारी को दूर भेज दो, सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर, सॉरी उसकी जो मदर है वो कहती है कि रवि उस भिखारी को दूर भेज दो, फ्रॉम द बैक वेरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ पर वो बैठ करके तापी के साथ बातें कर रही थी, चैटिंग मतलब बातें करना। बैक वेरांडा अंदर का जो बरामदा था, पीछे का जो बरामदा था, वहाँ पर बैठी वो बात कर रही थी, और वहीं से उसने आवाज़ लगाई कि रवि इस भिखारी को यहाँ से जो है भगा दो, या यहाँ से दूर भेज दो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्टली क्या है, ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, यानी कि अब जो है पाती जो है वो तापी को बता रही है, यानी अम्मा ने रवि को कह दिया कि इस भिखारी को दूर भगा दो, तभी रवि की जो दादी है पाती, वो मृदु की दादी जो है तापी उसको बताती है कि ये जो है ना पिछले कई दिनों से हमारे पास आ रहा है। देखिए वो क्या कर रही है, ही हैज़ बीन कमिंग हेयर, वो यहाँ पर आ रहा है, एवरी डे रोज आ जाता है पिछले सप्ताह से, ठीक है, फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड, और अब समय आ गया है, ही फाउंड अनदर हाउस, की अब वो और किसी के घर पर जा कर के जो है किसी और का घर ढूंढ ले, हाउस टू बैग फ्रॉम, यानी कि वहाँ से भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर वो ढूंढ ले। पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी, यानी कि पाती का घर है तो पाती तापी को ये चीज़ बता रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, यानी कि रवि जैसे जैसे बाहर आता है तो मृदु और मीना भी उसके साथ साथ बाहर आ जाती है। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, यानी कि जो बैगर है वो काफ़ी आगे आ चुका था अब दरवाजे से। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, यानी कि वो अपने आप को जो है अच्छा महसूस कर रहा था घर में आकर के, यानी वो अपने आप को सहज बना चुका था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके घर में रोज़ाना आता है तो उसको आदत हो जाती है। एक तो होता है कि व्यक्ति नया नया आता है तो वो इधर उधर देखता है पहले, ठीक है, लेकिन जब कोई रोज़ाना घर आता है तो वो जो है घर में आकर के थोड़ा सा यानी कि क्वाइट फील करता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यानी कि आरामदायक महसूस करता है अपने आप को, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, वो क्या करता है अपना ऊपर का कपड़ा जो होता है, यानी कि या तो उसने कोई चादर ओढ़ी होगी या कोई कंबल ओढ़ा होगा, तो उसका जो भी चादर या कंबल है वो यानी कि अपर क्लोथ है उसको स्प्रेड यानी जो है फैला देता है अंडर द नीम ट्री, यानी कि उनके घर के अंदर जो है नीम का एक पेड़ है जिसके नीचे वो क्या करता है अपना जो कपड़ा है उसे फैला देता है। एंड वॉज लीनिंग, लीनिंग का मतलब झुका हुआ, अगेंस्ट द ट्रंक, और उसका जो तना है, पेड़ का तना है, उसके सहारे लगा करके वो बैठ जाता है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो एक हल्की सी नींद की झपकी लेना चाहता है, ठीक है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म टू अपीयर, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी भीख की यानी कि अपने दान की जो है वेट कर रहा है कि अंदर से खाना आएगा। उसकी जो दादी है या जो मम्मी है इतने दिनों से जब उसको भीख दे रही है, इतने दिनों से जब उसको खाना दे रही है, तो आज भी खाना आएगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसका वेट कर रहा हो। गो अवे सेड रवि स्ट्रेनली, यानी कि वो बहुत ही सख्ती से रवि कहता है कि यहाँ से चले जाओ,
रवि आकर के कहता है यहाँ से चले जाओ, गो अवे सैड रवि स्टर्नली। माई पाती सेज, मेरी पाती ने कहा है, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, अब तुम्हारा ये टाइम है कि तुम किसी और घर में जाकर के जो है ना भीख मांगना। द बैगर ओपनड हिज आइज, यानी कि पहले वो आंख बंद करके लेट गया था, ट्रंक का सहारा लेकर के, तनी का सहारा लेकर के। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, यानी कि वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलता है और धीरे धीरे खोलता है, ठीक है। वेरी वाइड का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखें खोलता है। एंड गेज्ड, और घूरता है, एट ईच ऑफ द चाइल्ड वन बाय वन, और एक एक करके सभी बच्चों को देखता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, यानी कि उसने गहरी फीलिंग के साथ कहा, बहुत ही मंदी सी आवाज़ में फील लेकर के कहा कि इस घर की जो औरतें हैं आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत ही दयालु आत्माएं हैं, वो बहुत ही अच्छी इंसान है, ऐसा उसने कहा। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक, मैंने अपनी आत्मा और अपनी बॉडी को इन्हीं की जेनरसिटी यानी इन्हीं की दयालुता, इन्हीं पर आश्रित हो करके ही मैंने अपने शरीर को पिछले एक वीक से पाला है, यानी कि मेरा सारा भोजन वगैरह कहाँ से आ रहा था, इन पर आ रहा था। यानी कि सिंपल सी वो चीज़ कह रहा है कि वो पहले तो सभी बच्चों को देखता है, फिर वो भावावेश में आकर के कहता है कि मैं पूरे सप्ताह उनकी उदारता पर जिया हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद वो कहता है आई कैन नॉट बिलीव दैट, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वो मेरे से इस तरह से नज़रें चुरा लेंगे, ठीक है। यानी कि पिछले एक सप्ताह से वो मुझे खाना दे रही है, मैं उन्हीं पर आश्रित होकर के जी रहा हूँ, तो अब मुझे ऐसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो एकदम से मुझे खाना देने से मना कर देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैंने सोचा था कि इस घर की औरतें जो है वो बहुत ही दयालु है, ये आपको समझ में आ गई। ही रेज्ड हिज वॉइस, वो और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, अम्मा, ओ अम्मा, ठीक है, यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से उसकी जो है अम्मा को बुलाने लग गया। सैड हिज वेल माइट बी, यानी कि वो जो है अपनी दुख भरी आवाज़ से जो उसको जो है बुलाने लग गया। वेल का मतलब क्या होता है कि वो जो है दुख भरी आवाज़ से उसको बुला रहा है। बट इट सर्टेनली वॉजंट फेबल, वो अपनी दुख भरी आवाज़ से ज़रूर बुला रहा था, पर फेबल का मतलब है कमज़ोर, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो कमज़ोर नहीं थी, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इट बिगिन इन ए डीप, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अंदर से आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर से आ रही है। स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन द विदर्ड बैली, यानी कि उसके पेट के अंदर से आ रही है। ऐसा लग रहा था कि सिंपल सी बात है कि उसका पेट भूखा है, पेट भूखा है तो वो खाने के लिए जब उनकी अम्मा से बात करना चाहता है तो ऐसे लग रहा था, वो इतनी भावना से ऐसे बोल रहा था कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उसके पेट के अंदर से आवाज़ आ रही है कि अब आप मुझे खाना देने से मना कैसे कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है ना, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो भावनात्मक रूप से वैसे धीरे धीरे बोलता है, वो पूरा जोर लगा करके पूरा स्ट्रांगली बोलता है और ऐसे लगता है कि उसके पेट के अंदर से आवाज़ आ रही है, पेट के अंदर से आवाज़ उत्पन्न हो रही है। एंड केम ब्लूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से बाहर निकल रही है। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, और जो है मुंह के अंदर से निकलती है उसके दांतों से टकराते हुए उसके वो दांत जो थोड़े ही बचे हैं। स्टेन्ड ब्राउन, जिनके ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे लगे हैं। विद बैटल चोइंग, बैटल चोइंग का मतलब होता है पान चबाने की वजह से वो भूरे हो चुके हैं। यानी कि वो इतनी भावना से बोल रहा है कि उसे ऐसे लगता है कि जो आवाज़ है उसके पेट से आ रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तभी अंदर से आवाज़ आती है, रवि टेल हिम, रवि उसको बोल दो, देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, यानी कि किचन के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है उसको देने के लिए। कॉल्ड रुकमनी, यानी कि उसकी माँ कहती है, रवि उसको बोल दो कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा उसे खाना देने के लिए। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसे कह दो कि यहाँ पर वापस आने की भी ज़रूरत नहीं है। टेल हिम दैट, बोल दो उसे रवि, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। शी साउंडेड फेड अप, वो एकदम उबाऊ यानी कि उबी हुई सी लग रही थी, उसको ऐसे लग रहा था कि अब तो जो है बैगर से वो उब चुकी है, अब वो भिखारी को सच में खाना नहीं देगी। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट, रवि को वापस से वो बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि repeat it all to the beggar what his mother said had been easy for them all to hear, यानी उन सभी को वो आवाज़ सुनाई दे गई थी, रवि को दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। देयर अंडर द नीम ट्री, यानी कि जब वो नीम के पेड़ के नीचे जो है सारे थे तो वहाँ पर सभी को आवाज़ ये सुनाई दे गई थी। द beggar set up and sign,
सिंग। तो यानी कि जो बेगर है वो खड़ा हो जाता है और आ बढ़ता है, ठीक है, खड़ा हो जाता है और आ बढ़ता है और कहते हैं आई विल गो, रुको रुको मैं जाता हूँ, मैं चला जाऊँगा। ही सेड वियरली, यानी कि वो बहुत दुख भरी आवाज़ में कहता है कि मैं चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट, मुझे थोड़ा सा आराम कर लेने दो। लेट मी हैव ए रेस्ट, मुझे थोड़ा सा आराम कर लेने दो। अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे। क्यों आराम कर लेने दो? उसके बाद वो ये भी कहता है द सन इज सो हॉट, सूर्य बहुत गर्म है, यानी कि बाहर धूप बहुत गर्म है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और रोड के ऊपर जो तार यानी कि चारकोल, यानी कि जो बिछा हुआ है चारकोल, वो पिघली हुई अवस्था में है, यानी कि वो बहुत गर्म है, सड़क बहुत गर्म है, रोड बहुत गर्म है। द फीट आर ऑलरेडी माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, यानी कि मेरे पैरों में जो है पहले से ही छाले हो चुके हैं, फफोले हो चुके हैं, पानी वाले छाले हो चुके हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet, यानी कि उसने अपनी लात इस तरह से आगे बढ़ाई और उसकी लात के नीचे जो फफोले हुए थे, जो कि बड़े बड़े थे, पिंक कलर के थे और बहुत ही दर्दनाक दिखाई दे रहे थे, पीले पीले थे। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, यानी कि उसके नंगे पैरों के नीचे जो बने हुए थे फफोले, वो दिखाने के लिए उसने अपनी लात निकाली, ठीक है। तभी मृदु क्या कहती है, आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स। तभी मृदु कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल्स लेने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु विस्पर्ड टू द मीना एंड रवि, यानी कि मृदु जो है मीना और रवि के साथ जो है फुसफुसाहट में ये बात करती है। और क्या कहती है मृदु, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हें कहीं कोई चप्पलों की पुरानी जोड़ी मिलेगी ताकि हम इसे दे सकें। आई डोंट नो सेड रवि, रवि कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता, ऐसी शायद कुछ नहीं मिलेगी। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, यानी कि मेरी जो चप्पलें हैं वो तो बहुत छोटी हैं, वो तो इसके पैरों में नहीं आएंगी। आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, अगर वो पूरी आती तो मैं उन्हें दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास, यानी कि उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना के पैरों से भी बहुत ज़्यादा बड़े थे, यानी उनकी चप्पल्स भी उसके पूरी नहीं आने वाली थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, यानी जो बैगर है वो अपने ऊपर के कपड़े को सही कर रहा था, टाइटिंग हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट करके यानी पूरी तरह से जाने के लिए तैयार था। ही रेज्ड हिज आइज, उसने आंखें उठा करके देखा। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और डरते हुए उस सड़क की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि पूरी तरह से चमक रही थी इस कड़कड़ाती धूप के अंदर, यानी कड़क धूप थी और उसके अंदर सड़क चमक रही थी। और जब घर वाले उस बैगर को निकालने को, पूरी तरह से घर से निकालने को तैयार थे, तो बैगर ने रोड की तरफ देखा और ये जो स्थिति थी वो बहुत भयानक थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और रोड जो है वो बिल्कुल जल रही थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, तभी मीना कहती है कि उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके पैरों में पहनने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो है वो आंसुओं से भर आई। किसकी? बैगर की, भिखारी की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर आई कि मेरे पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए। इट्स नॉट फेयर, ये तो अच्छा नहीं है, मीना कहने लग गई, ठीक है। सेड रवि, रवि कहता है कि चुप रह जाओ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। ब्लम्बरिंग इट्स नॉट फेयर, ठीक है, इट्स नॉट फेयर, इट्स गोइंग टू हेल्प। इन 2 minutes आई विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, यानी कि रवि कहता है कि ये तो फेयर नहीं है। फिर वो अपने आप में बड़बड़ा रहा है कि ये तो फेयर नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। अगर वो चला भी गया तो 2 मिनट के अंदर उसके पैर जो है वो फ्राइंग यानी कि जलने लग जाएंगे, उबलने लग जाएंगे उस रोड के, अगर वो ऊपर चला तो। व्हाट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उसको एक चप्पल का पेयर चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, यानी कि हम ये कहाँ से लाएं, यानी कि चप्पलें कहाँ से लाएं। कम लेट्स सर्च द हाउस, तब रवि कहते हैं आओ मेरे साथ घर में देखते हैं, कहीं ना कोई पुरानी चप्पल मिलेगी, चलिए देखते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और वो मीना और मृदु को अपने घर में ले गया कि चलो इसको तो चप्पल चाहिए, अगर ये सड़क पर चला भी गया तो 2 मिनट में इसके पैर जलने लग जाएंगे, पैर उबाला खा जाएंगे। चलिए फिर। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांदा, मृदु's eyes fell on the old looking chappals she had noticed when she arrived,
यानी कि जैसे ही वो बरामदा के अंदर एंटर करने लगी, बरामदा के अंदर जाने लगी, बरामदे के अंदर, तो उसने उन चप्पलों को नोटिस किया जिनको उसने घर में घुसते वक्त, यानी कि जब वो स्टार्टिंग से आई थी तब उसने नोटिस किया था उन चप्पलों को, कि ये जो चप्पल्स थी वो उसके घर के बाहर पड़ी थी। काले कलर की चप्पल थी, लेकिन धूल के कारण उस पर बहुत धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वो ग्रे कलर की दिखाई दे रही थी। तो उन्हीं चप्पल को उसने जो है दोबारा से नोटिस किया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, यानी कि रवि, सुनो, वो जो है उसको फुसफुसाहट की आवाज़ में कहती है, हुज आर दोज, ये किसकी चप्पल है? वो रवि से पूछती है कि रवि ये किसकी चप्पल है? तो चलिए फिर समय हमें जो है और ज़्यादा इस चैप्टर को आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं देता है, तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये चप्पल्स किसकी थी, ये जो चप्पल थी वो किसकी थी। क्या रवि को पता होगा कि ये चप्पल किसी की है या नहीं? क्या रवि, मृदु और मीना को उस भिखारी को देने के लिए चप्पल मिलेगी? क्या अगर वो चप्पल मिल गई तो क्या वो भिखारी को चप्पल देंगे? और अगर उन्होंने, मान लीजिए कि वो चप्पल अगर किसी और की हुई और उन्होंने अगर वो चप्पल भिखारी को दे दी, तो फिर उन बच्चों के साथ क्या होगा? तो ये सारी की सारी स्टोरी जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।